आज हम वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के बारे में इस कक्षा में बात करेंगे। वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की ये क्रियाएं मौसम और जलवायु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है तो निश्चित ही इसके लिए कुछ क्रियाएं, कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार जब वायुमंडल का तापमान गिरने लगता है अर्थात ठंडक होने लगती है तो निश्चित ही इसके लिए भी कुछ न कुछ वायुमंडलीय घटनाएं और वायुमंडलीय क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। यहाँ हमें उन क्रियाओं और घटनाओं के बारे में देखना है कि वे कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण से वायुमंडल का तापमान बढ़ता घटता रहता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ऊष्मा के संचरण की कौन कौन सी क्रियाएं हैं। ऊष्मा यानी हम जिस तापीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो किन किन क्रियाओं द्वारा, किन किन माध्यमों की सहायता से, किस प्रकार से वायुमंडल में प्रविष्ट करती हैं अथवा निष्कासित होती है या उत्सर्जित होती है। तो इनके बारे में देखें तो हम मूलतः इनको दो भागों में बांट देते हैं। पहली है जिसमें वह क्रिया जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तापीय ऊर्जा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी प्रकार का ठोस, द्रव अथवा गैसीय माध्यम आवश्यक नहीं होता है। और दूसरी वो क्रिया है जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम माध्यम की आवश्यकता की बात करते हैं तो निश्चित ही हमारा उद्देश्य, हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि वह ठोस होगा, द्रव होगा अथवा गैस होगा। इन तीन में से कोई ना कोई एक प्रकार अवश्य होगा जिसकी वजह से ये तापीय ऊर्जा का संचरण हो रहा है। जब हम इन तापीय ऊर्जा संचरण की बात करने लगते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ऊष्मा संचरण की वह क्रिया जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका एक उत्तम उदाहरण हम अपनी जलवायु विज्ञान की, जलवायु भूगोल की इस प्रारंभिक कक्षा में जिसमें हमने सूर्य तप के बारे में बात की थी वहाँ हमने पढ़ा था, जिसमें हम विकिरण शब्द को पढ़ रहे थे। विकिरण निश्चित ही वो क्रिया है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिए, सूर्य से चलने वाले विकिरण जिन्हें हम सौर विकिरण कह रहे थे, वे सौर विकिरण निर्वात से गुजरते हैं और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें हम सूर्य तप की बात कर रहे थे। ऐसे विकिरण जो निर्वात से गुजर रहे हैं अर्थात वहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें विकिरण कहा गया है। तो ध्यान दें, विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। और जहाँ जहाँ विकिरण शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसका अर्थ ये है कि उससे निकलने वाली ऊष्मीय तरंगें, उससे निकलने वाली तरंगें उस प्रकृति की हैं कि उन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वे निर्वात से होकर भी गुजर जाती हैं। तो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उसमें ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हो रही है। जब हम दूसरी क्रिया की बात करते हैं तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर चार प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि जो हमने एक बात की आपसे कि केवल विकिरण ही नहीं है, विकिरण के अलावा और भी ऐसी क्रियाएं हैं जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए, उन क्रियाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो मूलतः उन्हें चार भागों में हम बांट देते हैं। पहली क्रिया देखिए, पहली क्रिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते हैं। और इसका एक उत्तम उदाहरण यदि हम आपको बताएं तो देखिए, घर में जब खाना बनाया जाता है और चिमटे से जब आग को कभी इधर उधर करना होता है या तवे पर रोटी को पलटना होता है तो आग के संपर्क में आने के कारण चिमटे की अगली जो सिरा है, अगला जो उसका भाग है वो गर्म हो जाता है। और उसके साथ साथ देखिए, अगर लंबे समय तक वही चिमटा उपयोग में लाया जाए तो उसका पिछला हिस्सा भी गर्म होने लगता है, थोड़ी देर में चिमटा गर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति को अब आप गौर से देखिए कि चिमटे का अगला भाग आग के संपर्क में था जबकि चिमटे का पिछला भाग भी गर्म हो गया, यानी ऊष्मा का संचरण तो हुआ, पूरे चिमटे के भाग में ऊष्मा का संचरण हुआ है, लेकिन उसमें चिमटे के जो कण हैं, चिमटा लोहे का बना है तो उस चिमटे के जो कण हैं वो स्थानांतरित नहीं हुए हैं। अर्थात ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि भी है जिसमें माध्यम के कण स्वयं स्थानांतरित नहीं होते और उसके बिना भी ऊष्मा का संचरण हो जाता है। इसके लिए यदि हम भूगोल में उदाहरण देखें तो देखिए, धरातल जब गर्म होता है, चट्टानें जब गर्म होती हैं तो उसके लिए चट्टान के कण इधर से उधर स्थानांतरित नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी चट्टान गर्म हो जाती है।
मिट्टी के कण देखिए, मिट्टी के कण इधर से उधर स्थानांतरित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी जो धरातल की सतह है जो उसके धूप के या उस ताप के संपर्क में आ रही है वो गर्म होने लग जाती है। तो ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरण नहीं होते हैं उसे हम संचलन कहते हैं, जिसे हम कंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसलिए आपने जब कुछ शब्द पढ़े हैं विज्ञान में, चालक, विद्युत का चालक, ताप का चालक, कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर शब्द इस कंडक्शन से आया हुआ है। उसमें माध्यम के कण स्थानांतरित हुए बिना उस माध्यम उसको वाहक का संचलन कर देते हैं। ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई जब देखिए धरातल जब गर्म होता है, चट्टानें जब गर्म होती हैं तो वो इस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, और ये विधि ठोस माध्यम के लिए आती है। इसके बाद अगर हम दूसरी विधि देखें कि जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित होते हैं, देखिए हमने 4 प्रकार की बात की है। 4 प्रकार में से पहला प्रकार वो है जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, जबकि इसके अलावा 3 प्रकार वो हैं जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित हो जाते हैं। जब माध्यम के कण स्थानांतरित होते हैं तो उनमें हम 3 उदाहरण आप इसमें देख रहे हैं। एक है संवहन, दूसरा है अभिवहन और तीसरा है वायु राशियाँ। ये तीनों शब्द आप जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं और सुनते हैं। संवहन जिसमें पवनें ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं, पवनों का इस प्रकार का स्थानांतरण हो रहा होता है। दूसरा अभिवहन जो है जिसमें पवनें क्षैतिज प्रवाह होता है। संवहन में ऊर्ध्वाधर प्रवाह की बात की जाती है और अभिवहन में क्षैतिज प्रवाह की बात की जाती है। और तीसरी वायु राशियाँ होती हैं जो अपने आप में एक विशिष्ट गुण वाली पवन प्रवाह होता है या वायु का प्रभाव होता है, जिसके बारे में हम वायु राशि के अध्याय में आपसे फिर बात करेंगे। तो ये 3 प्रकार हैं जो जिसमें माध्यम के कणों के स्थानांतरण के साथ साथ ऊष्मा का संचरण होता है। इन 3 प्रकारों की जो हम आपसे भी बात कर रहे थे, इन्हें एक बार फिर देख लेते हैं। संवहन जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, अभिवहन जिसे एडवेक्शन कहा जाता है, और वायु राशियाँ जिन्हें एयर मास के नाम से जाना जाता है। ये जलवायु विज्ञान के 3 प्रमुख जिन कारक कह सकते हैं जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। जब हम इन क्रियाओं की बात करते हैं तो देखिए हमने संवहन के लिए की जो बात की आपसे कि संवहन के अलावा, अभिवहन के अलावा और वायु राशियों के अलावा फिर तीसरी प्रक्रिया आती है जिसमें यांत्रिक विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ये शब्द कि यांत्रिक विधि भी क्या वायुमंडल में ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होगी। निसंदेह जब वायु का आयतनीय प्रसार होता है, यानी वायु जब फैलने लगती है तो उसके अंदर संग्रहित ऊष्मा का मान प्रति इकाई क्षेत्र को कम हो जाता है और जिससे वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है। इसी प्रकार जब वायु का संकुचन होगा, किसी निश्चित भाग में वायुखंड का जब संकुचन होता है तो संकुचन के कारण से उसमें संग्रहित ऊष्मा का मान प्रति इकाई क्षेत्र में बढ़ जाता है और इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जब देखिए वायुमंडलीय संकुचन होगा तो ताप में वृद्धि होगी और जब वायुमंडलीय प्रसार होगा तो तापमान में कमी हो जाएगी। और इसका एक उत्तम उदाहरण जब हम देखते हैं कि जब हम धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो ऊपर की ओर चलने पर हम ये सुनते हैं, हमने पढ़ा है कि वायुमंडल का आयतनीय प्रसार होता है, यानी वायुमंडल ऊपर की ओर फैलने लगता है। और आपको ध्यान है कि जब हम कहते हैं कि धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो तापमान में कमी होती जाती है। ये कमी क्यों हो रही है, आपने कभी गौर किया? इस कमी के लिए एक कारण है वायुमंडलीय प्रसार उत्तरदायी है। अब हम इस घटना को इस रूप में देखें कि यानी ऊपर की ओर चलते हैं तो आयतनीय प्रसार होता है वायुमंडल का, और प्रसार होता है तो तापमान कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम वायुमंडल में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो यानी आयतन में संकुचन होगा, आयतन कम होता चला जाएगा। परिणति क्या होगी ज्ञात है? परिणति होती है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर तापमान में कमी होती है। तो देखा यांत्रिक विधि किस प्रकार वायुमंडलीय तापमान यानी वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है। इस यांत्रिक विधि के कारण से हम ऊर्ध्वाधर रूप में वायुमंडल के तापमान और उसके शीतलन की क्रिया को समझ पाते हैं। इसके बाद चौथी क्रिया है तापजन्य ऊष्मा संचरण। वायुमंडल में ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि कभी शायद आपने गौर न किया हो। आइए आपको याद दिलाते हैं कि जब वाष्पन की क्रिया होती है तो कैसे होगी वाष्पन? वाष्पन यानी जल ऊष्मा का अवशोषण करता है, इससे जल का तापमान बढ़ता है और जब तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प में परिणत हो जाएगा। यानी वाष्पीकरण की क्रिया में वायुमंडल से तापमान का अवशोषण किया जाता है, ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। जब
वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाएगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि वहाँ पर तापमान कम हो जाएगा। इसलिए वाष्पन की क्रिया के परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय तापमान में कमी होती है। इसके विपरीत चलिए देखते हैं संघनन में क्या होता है। संघनन की क्रिया में हम कह रहे हैं कि जब जलवाष्प जल की बूंदों में बदलती हैं तो ये क्रिया संघनन कहलाती है। हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में चर्चा की थी। अब देखिए, हम दो अवस्थाओं की बात अगर हम तुलना करें, ये दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है जलवाष्प, दूसरी है जल। तो जब जलवाष्प और जल की हम बात करते हैं तो दोनों की तापीय अवस्था की तुलना करते हैं, तो इसमें जलवाष्प का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और जल का तापमान कम होता है। अब इस घटना को इस रूप में समझें कि जब जलवाष्प है यानी उसका तापमान ज़्यादा है और वो जल में परिणित हो रही है, अर्थात यह कि उसका तापमान कम होना चाहिए। तापमान कम कैसे होगा? जब जलवाष्प जल में बदलेगी तो उसकी परिणति होगी कि जल में बदलते समय वो कुछ ऊष्मा का त्याग कर देगी, और वो ऊष्मा का जब त्याग होगा तो वो ऊष्मा कहाँ चली जाएगी? वो ऊष्मा वायुमंडल में चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में जब वायुमंडल में ऊष्मा चली जाएगी तो यानी वो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देगी। तो यानी कहने का अर्थ आशय ये है कि तापजन्य ऊष्मा संचरण के उदाहरण वाष्पन और संघनन की क्रियाएं हैं जो वायुमंडल में होती रहती हैं, और इसके लिए जल की गुप्त ऊष्मा उत्तरदायी है। गुप्त ऊष्मा के बारे में हम आगे बात करेंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। फिलहाल हम यहाँ यही कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय में पदार्थ द्वारा ली गई अथवा त्यागी गई ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जब हिम पिघलती है तो वो ऊष्मा का अवशोषण करती है तो जल में बदल जाती है, अर्थात उस प्रक्रिया में कुछ ऊष्मा ली गई और उस ऊष्मा के कारण हिम से जल में अवस्था परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार जल ने जब जलवाष्प में परिणित हो रहा था तो कुछ ऊष्मा को ग्रहण किया और उस ऊष्मा की परिणति क्या हुई कि जलवाष्प में यानी फिर अवस्था परिवर्तन हो गया और ऊष्मा ले ली गई। इसके विपरीत जब क्रिया हुई, जब संघनन के कारण से जलवाष्प जल में परिणित हुई तो यानी उसमें कुछ ऊष्मा का त्याग किया, ये गुप्त ऊष्मा है। इसी प्रकार जल यदि हिम में परिणित होता है तो फिर ऊष्मा का त्याग करता है और वो हिमावस्था में चला जाता है। इस प्रक्रिया में फिर ऊष्मा का त्याग किया जाता है और वो गुप्त ऊष्मा है। तो ये गुप्त ऊष्मा तापजन्य ऊष्मा संचरण का उदाहरण है जो वाष्पन और संघनन की क्रिया के दौरान त्यागी गई अथवा ग्रहण की जाती है, और ये वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ हम आपको फिर एक दोहरा दें कि वाष्पन के कारण वायुमंडलीय तापमान कम होता है और संघनन के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। तो ये चार प्रक्रियाएं जिन्हें हम अभी तक देख रहे हैं कि ये वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की क्रियाएं हैं, किस प्रकार वायुमंडलीय शीतलन और ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती हैं। आइए देखिए, यहाँ हम कुछ चीज़ें देखें कि वायुमंडलीय ऊष्मन एवं शीतलन की इन क्रियाओं को यदि हम विभाजन करें कि इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अवश्यम्भावी हैं, जिन्हें हम प्राथमिक प्रक्रम के नाम से, प्राइमरी प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। प्राथमिक प्रक्रम कौन कौन से हैं, इनके बारे में यदि हम देखें तो देखिए, ये 5 प्रक्रम जिन्हें हम देख रहे हैं ये प्राथमिक प्रक्रम के नाम से जाने जाते हैं जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए सीधे सीधे उत्तरदायी हैं। इन क्रियाओं के बारे में अभी हमने इसी अध्याय में अभी हम पढ़ चुके हैं। संचलन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है, सूर्य तप है और अभिवहन है। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अभी आप विकिरण की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सूर्य से आने वाले विकिरण, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मीय तरंगे हैं वे विकिरण हैं, फिर हमने सूर्य तप को यहाँ अलग लिख दिया है। ध्यान दीजिए, जब हम विकिरण की बात कर रहे थे तो केवल सौर विकिरण ही नहीं थे। हमने जब सूर्य तप की बात की तो आपको बताया था कि 3 प्रकार के विकिरणों की चर्चा वायुमंडल के संदर्भ में होती है। एक है सूर्य तप जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण का वो भाग जो पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है इसलिए उसे सूर्य तप कहा गया है, पर वास्तव में वो सौर विकिरण है। दूसरे विकिरण वे थे जो धरातल से निकल रहे हैं जिन्हें हम पार्थिव विकिरण कह रहे थे, और तीसरे वे हैं जो वायुमंडल से निकलते हैं उन्हें हम वायुमंडलीय विकिरण कह रहे थे। अर्थात विकिरण शब्द के मायने हैं और सूर्य तप एक विशेष प्रकार का विकिरण है, इसलिए हमने इन सब को लिखा है। और अभिवहन पवने जो सीधे सीधे इसके लिए उत्तरदायी हैं। आइए बात करते हैं कि संवहन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। संवहन को यदि हम देखते हैं तो संवहन द्वारा 83%, देखिए यहाँ अगर हम सबकी तुलना करें कि कितने % भाग वायुमंडल की ऊष्मन और शीतलन का इस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे
कि अगर हम 4 प्रक्रियाओं की तुलना करें केवल, और ये लगभग चारों प्रक्रियाएं मिलकर काफ़ी यानी लगभग 100% का जोड़ बना देती हैं। और चारों प्रक्रियाएं क्या है? संवहन, 83% वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की क्रिया में 83% योगदान संवहन की क्रिया का है। हम आपको फिर दोहराना चाहेंगे, संवहन की क्रिया ऊर्ध्वाधर होती है, यानी जब वायुमंडल में जब वायु नीचे तल पर गर्म होती है, वो गर्म होकर जब वो ऊपर उठने लगती है तो ऊपर उठेगी और ऊपर से ठंडी वायु नीचे अवतलित होगी। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम चलता है ये संवहनीय धाराएं हैं, ये संवहनीय धाराएं हैं। और संवहन की ये प्रक्रिया वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है। होता क्या है? धरातल के समीप वाली वायु गर्म हो जाती है और ये गर्म होने के कारण, हल्के होने के कारण ऊपर उठने लगती है, और जब ये ऊपर उठेगी तो ऊपर की ओर चलती जाएगी और इसका स्थान जो ऊपर से नीचे, ऊपर जो ठंडी वायु बैठी है वो नीचे अवतलित होने के कारण इसका स्थान लेने लगती है और इस प्रकार का एक चक्रीय संचार वायुमंडल में होने लगता है। परिणाम क्या होता है? इससे जब नीचे की गर्म वायु ऊपर पहुंचती है तो वो ऊपर की वायु को गर्म करने लगती है और ऊपर की ठंडी वायु नीचे आती है तो वो ऊष्मा को प्राप्त करती है। इस प्रकार वायुमंडल के ऊष्मन की प्रक्रिया जारी रहती है। और आपको अभी हम जो बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि वायुमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया में, शीतलन की प्रक्रिया में 83% योगदान इस संवहन की क्रिया का होता है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया है वह है अवशोषण और परावर्तन। 15% भाग इस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में शामिल होता है। वायुमंडलीय ऊष्मन में कैसे होगा कि जो अवशोषण होता है, जिन सौर विकिरणों का अवशोषण होता है उनका पुनः विकिरण के रूप में उनको निकाला जाता है। धरातल से निकलने वाले पार्थिव विकिरण वे भी वायुमंडल में चले जाते हैं। और आपने पिछली बार देखा था कि पार्थिव विकिरणों का 34% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और पार्थिव विकिरण जो निकल रहे हैं उसमें भी ऊष्मा मौजूद है, और जब वो ऊष्मा वायुमंडल में पहुंचती है तो वो वायुमंडल को गर्म करती है। इसी प्रकार वायुमंडल में बैठे हुए मेघ और जलवाष्प और अन्य गैसीय पदार्थ जिनसे परावर्तन की क्रिया हो रही है, इसी प्रकार धरातल से भी टकराकर जो परावर्तन की क्रिया हो रही है, वो सब मिलाकर या अवशोषण और परावर्तन की क्रियाओं के सामूहिक परिणाम स्वरूप 15% योगदान वायुमंडलीय ऊष्मन में इन क्रियाओं का होता है। इसके अलावा पार्थिव विकिरण की अगर हम अकेले की बात करें तो 1% योगदान पार्थिव विकिरण द्वारा है, और संचलन की क्रिया 1% है जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार इन 4 प्रक्रियाओं का यदि हम कुल योगदान देखते हैं तो ये 100% का भाग बनाते हैं वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में। आइए, जब हम उपरोक्त के अतिरिक्त तो 2 प्रक्रम और हैं जिनकी भी हमने चर्चा की आपसे, जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं, उनमें वाष्पन और संघनन की गुप्त ऊष्मा, और एक आपको बताया था वायुमंडलीय संकोचन और विस्तार। अभी हमने इनके बारे में आपसे चर्चा की, तो ये भी ध्यान रखें कि ये दोनों भी वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जैसा आपको अभी हमने बताया कि ये प्राथमिक प्रक्रम नहीं है। प्राथमिक प्रक्रम वे हैं जो सीधे सीधे उत्तरदायी हैं, और द्वितीयक प्रक्रम ये हैं जो यथा समय अपना प्रभाव वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में रखते हैं। इनको द्वितीयक प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, ये सेकेंडरी प्रोसेसेस कहलाते हैं। यहाँ हम आपको संचलन के बारे में बताना चाह रहे थे कि संचलन की प्रक्रिया क्या है। संचलन की प्रक्रिया वो है जिसमें माध्यम के कण जो बिना माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते, माध्यम अथवा माध्यमों के कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, माध्यम अथवा माध्यम के कणों के बीच पृथक संपर्क आवश्यक है। यहाँ जब अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि संचलन की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो हम एक बार उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है, संचलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, ताकि ये समझ में आए कि जब कभी इस शब्द का प्रयोग जलवायु भूगोल में, जलवायु विज्ञान में किया जाए तो इसके मायने क्या हैं। आइए देखते हैं। जब एक ही माध्यम, वो ठोस की बात कर रहे हैं हम, गैस और तरल अवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको भी यहाँ समझाया जाएगा। जब एक ही माध्यम में अथवा 2 माध्यमों के बीच, अब जब 2 माध्यमों की बात कर रहे हैं तो वे 2 माध्यम ठोस अथवा गैस, गैस अथवा द्रव, अथवा ठोस अथवा द्रव हो सकते हैं। इस प्रकार के 2 माध्यम का कोई भी युग्म कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब उनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो इसी विधि द्वारा होता है, क्योंकि इस अवस्था में माध्यम अथवा माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते। अब आप, जैसा आपको उदाहरण बताया था चिमटे का, याद करिए उसमें कहाँ चिमटे के कण स्थानांतरित हुए थे, आगे से पीछे अथवा पीछे से आगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया। ठीक उसी प्रकार
अभी हम धरातल की बात आपने थोड़ी देर पहले आपसे की, जब धरातल का ऊष्मन होता है, चट्टान का ऊष्मन होता है, तो उसमें कहाँ चट्टान के कण स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऊष्मा का संचरण हो रहा है, तो ये क्रिया संचलन कहलाती है। इस संचलन की विशेषता क्या है? इस संचलन की विशेषता ये है कि इसमें पहली बात कि माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते, और दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कि माध्यम अथवा माध्यम के कणों के बीच प्रथम प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर मैं ये उदाहरण देता हूँ कि एक कण ये है और दूसरा कण ये है, यदि ये एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क न करें, इस प्रकार न जुड़े हों, और उसके बिना यदि इनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो वो संचलन नहीं है। संचलन केवल तब है जबकि वो दोनों कण आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जुड़ाव से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो संचलन होगा। अब ध्यान दीजिए, ठोस अवस्था में क्या होता है? माध्यम के कणों के बीच में अंतर आणविक स्पेस, अंतर कण जो स्थान है, रिक्त स्थान है, वो अति न्यून होता है या लगभग नहीं होता है, यानी वो कण आपस में जुड़े रहते हैं। इस जुड़ाव का परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वे कण, जब एक कण को ऊष्मा मिलती है तो वो दूसरा कण जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसको ऊष्मा उससे ग्रहण कर लेता है या उसको दे देता है, और इस प्रकार का ऊष्मा संचरण एक दूसरे से कण जुड़ाव के कारण से हो रहा होता है। लेकिन इसमें जब ये कण, इधर वाला कण इधर वाले कण को ऊष्मा देगा तो वो अपने दोनों कण अपने स्थान पर बने रहेंगे और उसके बावजूद भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। ये प्रक्रिया संचलन कहलाती है। शायद आपकी समझ में आया हो कि संचलन की क्रिया में माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, और इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ की विशेषता क्या है कि उसमें ठोस पदार्थ के कण स्थानांतरित नहीं होते। उनको जिस पात्र में रखा जाए वो ठोस पदार्थ उस पात्र की आकृति ग्रहण नहीं करता, वो अपनी आकृति में बना रहता है। और वो क्यों बना रहता है? क्योंकि उसके कण स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। इसलिए ठोस पदार्थों में, ठोस माध्यम में संचलन की क्रिया होती है। आया आपकी बात समझ में कि ठोस माध्यम में ही क्यों संचलन होता है? उसका उत्तर केवल ये है कि उसमें माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते हैं, और संचलन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसमें माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होने चाहिए। तो और दूसरी, उसमें प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। तरल पदार्थ क्योंकि द्रव अवस्था है तो कण के बीच, दो नज़दीकी कणों के बीच में भी कुछ रिक्त स्थान आ जाता है। अगर गैस अवस्था में पदार्थ है तो और स्थान आ जाता है, यानी कण आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनसे ऊष्मा का संचरण संचलन विधि द्वारा नहीं हो सकता है। और तीसरी जो इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि धरातल का जो ऊष्मन होता है वो इस प्रक्रिया द्वारा होता है। धरातल पर जब सूर्य तप की किरणें आकर पड़ती हैं तो वो सूर्य तप की किरणें जिस स्थान पर आकर पड़ती हैं वो स्थान सबसे पहले गर्म होगा, उसके बाद उस ऊष्मा का धरातल पर संचरण होने लगता है, क्षैतिज संचार होने लगता है, और धरातल के समीपवर्ती भाग भी, उस ताप जो भाग गर्म हो गया था उसके समीपवर्ती भाग भी गर्म होने लग जाते हैं, और इस प्रकार ऊष्मा फैलने लगती है। तो ये बात समझ में आती है कि धरातल का ऊष्मन संचलन विधि द्वारा होता है। इसके बाद हम आपसे, जब दो माध्यमों के बीच संपर्क सतह के सहारे ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि द्वारा होता है, जब हमने आपसे बात की कि दो माध्यमों के बीच भी, अब आप कल्पना करिए कि धरातल है और उसके एक जगह हम बात करते हैं, हमारे गांव, हमारे कहीं पर भी जहां हम खड़े हैं, तट के किनारे खड़े हुए हैं। तट क्या है? वो भूभाग है, वहाँ पर मिट्टी है, ज़मीन है, धरातल है। और तट जब हम कह रहे हैं तो निश्चित ही उसके अगले वाला कदम जल भरा हुआ है, यानी जल और थल दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। होता क्या है, जब जल से थल के बीच में ऊष्मा जाएगी या थल से जल के बीच में ऊष्मा जाएगी, निर्भर करता है कि दोनों में से ज़्यादा गर्म कौन है। अगर गर्मी का मौसम होगा तो थल ज़्यादा गर्म होगा, जल अपेक्षाकृत ठंडा होगा। अगर सर्दी का मौसम होगा तो जल अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा होगा और थल अपेक्षाकृत ठंडा होगा। तो दोनों में से जो भी गर्म होगा उससे दूसरे की ओर ऊष्मा का संचरण होगा, ऊष्मा स्थानांतरित होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जल से जब थल में ऊष्मा जाएगी तो जल के कण उस थल में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जब थल से जब जल में ऊष्मा जाएगी तो थल के कण जल में नहीं जाएंगे, यानी उसमें कणों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी दो माध्यम मिलते हैं आपस में और उनके बीच में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो संचलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ यही अवस्था हम जल और वायु के केस में देखें। सागर भाग है, सागर भाग के ऊपर वायु है, और जब जल गर्म होता है
तो जल से जब ऊष्मा निकलेगी तो वायु उसे ग्रहण करेगी। तो जल से ऊष्मा के बीच में, जल से वायु के बीच में जब ऊष्मा जाएगी तो उस ऊष्मा के जाते समय जल के कण वायु में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऊष्मा का संचरण हो रहा है, यानी यहाँ पर भी संचलन की क्रिया हो रही है। कहने का अर्थ ये है, जब कभी ऊष्मा संचरण इस विधि द्वारा हो रहा हो, एक ऐसी विधि द्वारा हो रहा हो जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित न हो, तो वो संचरण कहलाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, वायुमंडलीय ऊष्मन व शीतलन में इस विधि का 1% योगदान होता है जब जो संचरण की विधि है। इसके बाद हम संवहन की बात करते हैं कि संवहन क्या है। अभी आपसे इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की, लेकिन हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि जब एक ही माध्यम, वो माध्यम द्रव हो सकता है, जो अभी हम वायु में आपको चक्रीय संचार दिखा रहे थे, ऐसा ही चक्रीय संचार जल में भी होता है। जल का ऊपरी भाग जब गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ फैलने लगता है, यानी यहाँ थोड़ा सा अंतर यह है कि जब वायु गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर जब उठने लगेगी तो उसके स्थान पर ठंडी वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठने लगती है। इसके ठीक विपरीत जल में क्या होता है कि जब ऊपर का जो जल है, जब वो गर्म हो जाता है तो गर्म होने के कारण वो फैलने लगता है, और जब वो जल फैलने लगता है तो नीचे से ठंडा जल दबाव के कारण से ऊपर आने लगता है। और इस प्रकार जब वो आ जाता है तो फिर गर्म होगा, फिर वो फैलेगा, ऊपर से नीचे से फिर ठंडा जल आएगा, और इस प्रकार से एक संचार उसमें बन जाता है। और इस संचार के कारण से क्या होता है कि वो संवहनीय धाराएं जल में चलने लगती हैं। ये सागरी जल की केस में हम बात कर रहे थे। अगर हम कभी जब जल भर के, और जब किसी आग पर, वो गैस का चूल्हा हो सकता है, स्टोव हो सकता है, जब उसे गर्म करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि जब वो जल नीचे के भाग में गर्म होने लगता है तो बुलबुलों के रूप में जल ऊपर उठने लगता है, और ऊपर से ठंडा जल नीचे की ओर आने लगता है। निसंदेह आपको नीचे आता हुआ जल दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे से जाने वाला जल आपको बुलबुलों के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार जल में भी संवहनीय धाराएं बनने लगती हैं। ये जो संवहन की क्रिया है, ये किस में हो रही है? द्रव अथवा गैस अवस्था में होती है, क्योंकि इसमें माध्यम के कण स्थानांतरित होते हुए भी आपको दिखते हैं। तो जैसा आपको बताया कि संवहन की क्रिया तब होती है जब माध्यम के कण स्थानांतरित होते हैं। तो इसके साथ साथ, माध्यम के कणों के साथ साथ इसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा होता है। तो ये संवहन की क्रिया आपको जैसा अभी बताया गया कि 83% योगदान इस क्रिया का वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में होता है। इस क्रिया के बारे में आइए जानते हैं कि माध्यम के कणों का स्थानांतरण आवश्यक होता है, इसलिए यह क्रिया ठोस पदार्थों या माध्यमों में निष्पादित नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि माध्यम के कणों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क इसमें आवश्यक नहीं है, जबकि ध्यान दें, संचलन की क्रिया में माध्यम के कणों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक रहता है। यहाँ तीसरी बात यह है कि वायुमंडल तथा जलमंडल में से प्रत्येक में ऊष्मीय संचार इसी विधि द्वारा होता है। यानी जब एक बार वायुमंडल में ऊष्मा पहुँच जाए तो वापस केवल वायुमंडलीय भाग में ऊष्मा का जो वितरण होता है, स्थानांतरण होता है, वो इस क्रिया द्वारा होता है, संवहन की क्रिया द्वारा। इसी प्रकार जलमंडल में यदि जल में एक बार ऊष्मा पहुंच जाती है तो उसमें जल के अंदर अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, पुनर्वितरण जो होगा, वो इस क्रिया द्वारा होगा। और अभी आपको फिर याद दिला दें कि इस क्रिया का वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में 83% अर्थात सर्वाधिक योगदान है। यदि कभी आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्न में से वह क्रिया जो वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में सर्वाधिक योगदान प्रदान करती है, तो वो उसका उत्तर संवहन है। यहाँ हम अभिवहन की बात आपसे कर रहे थे और हमने कहा कि ये क्षैतिजीय वितरण की बात है। अभिवहन का आशय पवनों के साथ, वायुराशियों के साथ ऊष्मा का स्थानांतरण। पवने यानी वायु का क्षैतिज संचार, धरातल के समांतर संचार होता है, उसे हम पवन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हम जब अभिवहन की बात करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये हम ऊष्मा के क्षैतिज संचरण की बात कर रहे होते हैं। और क्षैतिज संचरण भी किसके साथ साथ? वायुराशियों के साथ अथवा पवनों के साथ में। ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ क्षैतिज शब्द कहा तो दिमाग में प्रश्न आता है, तो क्या ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर संचरण भी होता है? हाँ, ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर संचरण भी होता है। और उसके लिए अभी आपको फिर याद दिला दें, जिस संवहन क्रिया की हम बात कर रहे थे, उस संवहन क्रिया के द्वारा ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण ही हो रहा होता है। कौन सा स्थानांतरण? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। और जबकि अभिवहन की क्रिया में कौन सा स्थानांतरण होता है? क्षैतिज स्थानांतरण। तो ये क्रियाएं भी जलवायु परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। देखिए, जब गर्म पवनें किसी क्षेत्र से
दूसरे क्षेत्र में जाती हैं, तो गर्म पवनें यदि कि दूसरे क्षेत्र में जाएंगी तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देंगी। इससे क्या होगा, वहाँ का तापमान बढ़ गया, यानी वायुमंडलीय ऊष्मन हो गया। इसी प्रकार यदि ठंडी हवाएं, ठंडी पवनें यदि कहीं से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ के तापमान को कम कर देती हैं। परिणाम क्या हुआ, वायुमंडलीय शीतलन हो गया। यानी पवन अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने प्रभाव क्षेत्र में वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की क्रिया को जन्म देती है, या ऐसा मौसम बना देती है। तो वायुमंडलीय शीतलन और ऊष्मन पवन की प्रकृति अनुरूप निष्पादित होता है। इसी प्रकार वायुराशियों की बात करें हम, वायुराशियाँ यदि गर्म वायुराशि किसी स्थान पर पहुंचती है तो वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी, और यदि ठंडी वायुराशि किसी स्थान पर पहुंचती है तो वहाँ के तापमान को कम कर देगी। अर्थात वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन में पवन और वायुराशियाँ अपनी प्रकृति के अनुरूप वहाँ पर प्रभाव डालती हैं। आइए अगली की हम वाष्पन और संघनन की गुप्त ऊष्मा की बात करें। इसके बारे में यदि भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वाष्पन होने के लिए वातावरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है, परिणामतः वायुमंडलीय तापमान में कमी हो जाती है, जबकि संघनन होने पर ऊष्मा का त्याग होता है, परिणामतः वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अतः वाष्पन क्रिया द्वारा वायुमंडलीय शीतलन एवं संघनन क्रिया द्वारा वायुमंडलीय ऊष्मन होता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से हो रही होती है, ध्यान दीजिए वहाँ पर अपेक्षाकृत ठंडक होती है, इसलिए तटीय भाग अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। और जहाँ संघनन की क्रिया होती है, जिस क्षेत्र में संघनन होता है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। ये वायुमंडल की ऊष्मन और शीतलन की कुछ क्रियाओं की जिन हम बात कर रहे थे, तो यहाँ हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जिस संकुचन और विस्तार की बात अभी हमने की, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं कि ताप, दाब और आयतन, इनका कुछ संबंध होता है, तभी वायुमंडलीय संकुचन और प्रसार की बात हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्षैतिजीय संदर्भ में हम एक घटना देखते हैं, एक संबंध देखते हैं, और वो संबंध क्या है, क्षैतिजीय की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि मान लीजिए हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चल रहे हैं, यानी धरातल पर चल रहे हैं, और धरातल पर चलते हुए भूमध्य रेखा जहाँ सबसे ज़्यादा ताप है और ध्रुव जहाँ ताप न्यूनतम है, ऐसी स्थिति में अगर हम संबंध देखें तो एक दिमाग में बात आती है, मन में बात आती है कि ताप दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दाब ज़्यादा होगा तो ताप कम हो जाएगा, और दाब अगर कम होगा तो ताप ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा ताप और दाब के बीच में संबंध है। इसका उदाहरण कई बार हम देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा पर ताप, जो दाब है वो कम है, इसलिए वहाँ पर ताप ज़्यादा है। दूसरी तरफ ध्रुवों पर आकर देखते हैं कि वहाँ पर दाब ज़्यादा है लेकिन ताप कम है, यानी वहाँ पर दाब ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर ताप कम हो गया। ये क्षैतिजीय हम संबंध की बात करते हैं, लेकिन इससे हम पूरी पृथ्वी पर, धरातल पर हम ताप और दाब के संबंध को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। हमने भूमध्य रेखा और ध्रुवों का उदाहरण देके एक प्रकार से ताप और दाब के बीच में जो व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, विलोमानुपाती जो संबंध है, उसको समझाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं है, क्योंकि ताप और दाब के बीच में उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में और उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में इस संबंध को नहीं पाते हैं। ध्यान दीजिए, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में जहाँ दाब ज़्यादा है लेकिन वहाँ ताप भी ज़्यादा है। उपध्रुवीय न्यून दाब क्षेत्र में चलते हैं, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच चलते हैं, वहाँ पर दाब कम है लेकिन अपेक्षाकृत ताप भी कम है, तो दोनों कम हो गए। तो हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ताप और दाब के बीच में व्युत्क्रमानुपात का अथवा समानुपात का संबंध ही होता है। ताप और दाब के बीच में जो है वो स्थानिक और विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जब कभी आयतनीय प्रसार होता है, आयतन यदि बढ़ेगा तो दाब में वृद्धि हो जाएगी। आप गुब्बारे को हम उदाहरण लें, गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, गुब्बारा फूलने लगता है, हम गुब्बारे में और हवा भरते जाते हैं, गुब्बारा और फूलता चला जाएगा। आयतनीय प्रसार हो रहा है, लेकिन आप साथ में देखिए गुब्बारे की दीवारों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, दाब भी बढ़ता जा रहा है। और जब हम गुब्बारे में और अधिक हवा भरते चले जाएं, जिसे गुब्बारे की जो दीवार है, गुब्बारे की जो परत है, वो सहन नहीं कर पाती है, तो उस अत्यधिक दाब के कारण से, जिसे गुब्बारे की परत ने सहन नहीं किया है,
उसके कारण से गुब्बारा फट जाता है। यानी इतना अधिक आयतनीय प्रसार हो गया कि उसके कारण से आरोपित दाब को गुब्बारे की दीवार सहन नहीं कर पाई। यानी कहना हम ये चाहते हैं कि आयतन बढ़ने पर दाब में वृद्धि होती है, ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप क्या हो रहा है, वायुमंडल में यदि हम देखते हैं तो आयतनीय प्रसार होता है तो दाब में कमी हो जाती है। हम जब धरातल से ऊपर की ओर चलते हैं तो वायुमंडलीय आयतन फैल रहा है, वायुमंडलीय आयतन का प्रसार हो रहा है, और जब हम नीचे से धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब में भी कमी हो रही है। यानी आयतन भी कम हो रहा है, दाब भी कम हो रहा है और ताप भी कम हो रहा है। ये जो ताप, दाब और आयतन के बीच की जो हम बात आपसे कर रहे हैं, शायद आपको लगेगा कितनी कन्फ्यूजिंग हैं ये बातें, कितनी भ्रम पैदा करने वाली बातें हैं, क्या स्पष्ट निष्कर्ष हुआ ये हम समझ नहीं पाए। यहाँ हम आपको ये बात याद दिला दें, आपका भ्रम गलत नहीं है, आपकी शंकाएं गलत नहीं हैं। हम ताप और दाब के वैज्ञानिक संबंध को वायुमंडल के संदर्भ में जब हम लागू करना चाहते हैं तो उसमें स्थानिक भिन्नताएं होती हैं, और उन स्थानिक भिन्नताओं का कारण अनेक कारक होते हैं जो वहाँ बैठे होते हैं। उपोष्ण उच्च दाब की बात करें तो वहाँ दाब के कारण से ताप ज़्यादा नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो वायु का अवतलन हो रहा है, जो प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हुई हैं, उन प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण से उस भाग में दाब ज़्यादा हो गया है। लेकिन वहाँ पर ताप ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो उपोष्ण क्षेत्र में बैठा हुआ है। उपोष्ण क्षेत्र यहाँ जिसमें वर्ष भर लगभग तापमान ज़्यादा बना रहता है, यानी सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत वहाँ पर कम तिरछी रहती हैं या सीधी पड़ती हैं, इसके कारण से वहाँ वर्ष भर तापमान अधिक बना रहता है। अधिक तापमान क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशाओं के बनने के कारण वहाँ पर दाब ज़्यादा हुआ है। तो उसे अगर हम ताप और दाब के बीच में संबंध स्थापित करने की भूल करेंगे तो ये हमारी भूल है, इसमें ताप और दाब कारकों की अपनी कोई गलती नहीं है। तो हम आपसे जो कहना चाह रहे थे कि वायुमंडलीय जो ताप, दाब और आयतनीय संबंध हैं, इन्हें हमें स्थानिक संदर्भ में देखना होगा। लेकिन फिर भी ये कहना यहाँ गलत नहीं है कि आयतनीय प्रसार के कारण से तापमान में कमी होती है। ऊर्ध्वाधर जाएंगे तो आयतनीय प्रसार के कारण से दाब भी कम होने लगेगा। तो जब आयतनीय प्रसार होता है तो आयतनीय प्रसार के कारण से तापमान कम होने लगता है, और जब आयतनीय संकुचन होता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि आयतन और ताप में व्युत्क्रमानुपात का संबंध रहता है। तो ये जो क्रियाएं जिन्हें हम देख रहे थे, ये वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। आइए यहाँ पर आयतन परिवर्तन की जो बात हमने अभी आपसे की थी, क्षैतिजीय संदर्भ में हमने आपसे बात की थी, तो हम आपको ये कहना यहाँ अवश्य चाहेंगे कि जिन आयतन परिवर्तन के संदर्भ में अभी जिन कारकों की बात ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संदर्भ में हम विश्लेषित कर रहे थे, जिन्हें हम अभी देख रहे थे, उन कारकों के बारे में हमें ये अवश्य याद रखना होगा जिन्हें अभी हमने स्थानिक रूप में कहकर छोड़ दिया था कि स्थानिक प्रभाव उस पर अवश्य होते हैं। उस स्थानिक का मतलब ये होता है कि चाहे हम ताप और दाब की बात करें, चाहे हम दाब और आयतन की बात करें, और चाहे हम ताप और आयतन की बात करें, इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्थानिक सीमा बन जाती है। इनकी अपनी, इनमें बहुत सारे कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके संबंध को कुछ सीमित क्षेत्र के संदर्भ में ही विश्लेषित किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। इसे हम यूनिवर्सल फॉर्म में या पूरी धरती पर अथवा पूरे वायुमंडल में अगर इनको लागू करके देखते हैं तो ये भूल होगी, क्योंकि कोई भी संबंध पूरे धरातल पर, पूरी पृथ्वी पर एक साथ एक ही रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इसकी परिणति क्या होती है, उद्देश्य केवल ताप और दाब के बीच में कोई वैज्ञानिक संबंध समझाने का नहीं है। यहाँ हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि धरातल पर जब हम देखते हैं इसको उदाहरण, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर अगर हम देखते हैं तो हमने ताप और दाब का जो संबंध देखा, तो उसमें भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर यदि हम देखें तो ताप और दाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है, जबकि उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र और उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में यदि हम देखें तो ये समान, इन दोनों के बीच में समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि वहाँ पर अन्य गतिक कारक प्रभावी भी रहते हैं, हमें उन्हें भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर ये जो बात हम आपसे कर रहे थे उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमें ताप और दाब के बीच में
जो संबंध हैं, वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की जो घटनाएं हो रही हैं, उन वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन की घटनाओं को हमें इस रूप में समझना होगा कि यदि हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि वायुमंडल गर्म क्यों होता है, अर्थात वायुमंडल ठंडा क्यों होता है, वायुमंडलीय ऊष्मन जब होता है तो कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, तो हमें संभवतः जब हम आगे मौसमीय दशाओं का विश्लेषण करने लगते हैं, वायुमंडल में तापमान का जो वितरण है उसको जब हम समझने लगते हैं, तो हमें उन कारकों को हमारे ध्यान में आ जाते हैं कि अच्छा, अगर हम भूमध्य रेखीय उच्च ताप की स्थिति देख रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम ध्रुवीय न्यून ताप की स्थिति देख रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो जाते हैं। इन कारकों को समझने में हमें एक और बात को ध्यान में रखना होगा कि ये ऊष्मन और शीतलन की क्रियाओं में ऊष्मा का संचरण होता है, और वो ऊष्मा कहाँ से आती है, उसके लिए अंततोगत्वा एक जो ऊष्मा का स्रोत है, वो ऊष्मा का स्रोत सूर्य है, यानी सौर विकिरण से, यानी सूर्य तप के रूप में जो विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होते हैं, उनसे ऊष्मन की क्रिया प्रारंभ होती है। धरातल पर जो भाग अवशोषित हो जाता है उसका परावर्तन हो रहा है, उसका अवशोषण हो रहा है, उसके बाद पार्थिव विकिरण निकल रहे हैं। पार्थिव विकिरण वायुमंडल की ऊष्मन की क्रिया में भाग ले रहे हैं। फिर वायुमंडल से निकलने वाले जो वायुमंडलीय विकिरण जा रहे हैं, निर्वात में वापस लौट रहे हैं, वो वायुमंडलीय शीतलन के लिए क्रिया कर रहे हैं। ये सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से वायुमंडलीय ऊष्मन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं। आगे की जो हम बात, अब यहाँ से हमारी बात शुरू होती है कि वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वो कौन से कारक हैं, किस प्रकार वायुमंडलीय तापमान के वितरण को समझा जाए। तो उसके लिए इन महत्वपूर्ण क्रियाओं को समझने के बाद हमें ध्यान देना होता है कि हम वायुमंडलीय तापमान के वितरण को, यानी धरातल पर तापमान वितरण का स्वरूप क्या है, उसको समझने में हमारी आसानी हो जाती है। धन्यवाद।